Hello everyone, my name is Sanchita. I hope you all are doing good. In this video, we will discuss about personality theories. एक बहुत important part है आपके UGC नेट एजुकेशन पेपर 2 सिलेबस का, यूनिट नंबर 3 का, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं. इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए. समझेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑल दैट आई हैव लॉन्च्ड माई पेडागॉग लर्निंग ऐप. ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे ही नेसेसरी क्वेश्चंस एंड सिलेबस ऑफ डिफरेंट एग्ज़ाम्स, चाहे आपका सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर UPPSC PGT का एग्ज़ाम हो, आपके नेट के एग्ज़ाम्स हो, उनके सारे सिलेबस एंड जितने भी प्रोवाइडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे फ्री मटेरियल सेक्शन में. ऑल ऑफ दिस यू विल गेट इन फ्री. बट इसके साथ साथ आपको अगर प्रिपरेशन भी करनी है देन यू कैन जॉइन माई बैच कोर्स एज वेल, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाती है और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, जहाँ से आपको एग्ज़ाम किस हिसाब से आती है, CBT कैसे दिखेंगी आपको, उसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन यूनिट वाइज फैशन. तो उसके लिए भी आप पेडागॉग लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो. सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक दम आउट. नाउ लेट्स मूव टू द questions for the day. So first question is कार्ल यूंग. ओके, कार्ल यूंग की थ्योरी जो है वो कौन सी थ्योरी है? इज़ इट बिहेवियर थ्योरी, इज़ इट सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इज़ इट ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और साइकोनालिटिक थ्योरी? सो आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस बट ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन. तो आप क्या कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को पॉज करके अपना आंसर बताइएगा, या फिर आप खुद भी सेल्फ असेस कर सकते हो. एक पेन एंड पेपर ले लीजिए और वहाँ पे आप सारे आंसर्स अकॉर्डिंग टू द कीज़ वो आप आंसर लगाते रहिए एंड एंड में हम साथ में सेल्फ असेस कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन, कार्ल यूंग की थ्योरी कौन सी है? सो वी नो दैट कार्ल यूंग इज़ नोन एज अ ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट. सॉरी, कार्ल यूंग इज़ अ साइकोनालिटिक थ्योरिस्ट. ठीक है. नाउ यू मे हैव क्वेश्चन कि मैम साइकोनालिटिक थ्योरी तो हमने पढ़ा है, सिगमंड फ्रॉइड की दी हुई है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि साइकोनालिटिक एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो तो यस फ्रॉइड की ही है, बट साइकोनालिटिक थ्योरी एज अ अम्ब्रेला टर्म जो है, इसमें जितने भी साइको डायनामिक या साइको एनालिटिक आपके अलग अलग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स दी गई है उन सभी का नाम आ जाता है. तो उनमें से कार्ल यूंग ने भी दी थी, उनकी भी साइको एनालिटिक थ्योरी है जहाँ पे उन्होंने आर्केटाइप्स के बारे में कहा था. ठीक है, कार्ल यूंग ने भी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कहा था, और यहाँ पे कहा था उन्होंने कि ह्यूमन माइंड हैज़ 4 टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप्स. 4 काइंड्स ऑफ आर्कीटाइप्स. क्या क्या? फर्स्ट इज पर्सोना, shadow, anima animus, and fourth is self. So these are the 4 kinds of archetypes that Carl Jung had given under the theory of psychoanalytic theory. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की भी उन्होंने कॉन्सेप्ट कही थी और साथ ही साथ इन 4 आर्कीटाइप्स के बारे में कहा था. सो कार्ल यूंग हैज़ गिवन द साइकोएनालिटिक थ्योरी. ओके, साइकोएनालिटिक थ्योरी नहीं दी है, साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंडर इनकी थ्योरी आती है. ओके, ये आपको समझना है. नेक्स्ट इज BF स्किनर. तो स्किनर की थ्योरी किसके अंडर आती है? स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, जो आती है बिहेवियर थ्योरी के अंडर. ठीक है, इन्होंने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बारे में बात करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियन रॉटर ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो जूलियन रॉटर ने दी थी लोकस ऑफ कंट्रोल की थ्योरी. ओके, और ये आती है आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंडर. इन्होंने दी थी लोकस ऑफ कंट्रोल की थ्योरी. अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सो लोकस ऑफ थ्योरी एज अ कॉन्सेप्ट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट द अंडरलाइंग मेन कॉजेज ऑफ इवेंट्स इन हिज और हर लाइफ. जो भी आपके साथ घटती है, जो भी आपके जीवन में होता है, आपके साथ घटती है, उनके पीछे की जो परसेप्शन होती है
इंडिविजुअल परसेप्शन होती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में मेरा एक परसेप्शन होगा. सो दैट इज़ योर locus of control की theory. So it refers to an individual perception about the underlying main causes of events in his or her life. Okay, so that comes under the social cognitive theory क्योंकि यहाँ पे thinking involved है, right? So जुलियन रॉटर ने की थ्योरी इसी के अंडर आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी किसके अंडर आती है? सो अब्राहम मैस्लो इज रिफर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमनिज्म. तो इनकी थ्योरी जो है दैट इज हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी. हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें 5 स्टेजेस की बात करी थी. मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोल सकते हो आप, जो आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी किसके अंडर आएगी? सो एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी भी आएगी आपकी साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंडर. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 4 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बोली थी. अंडर द अम्ब्रेला ऑफ psychoanalytic theory, Alfred Adler gave 4 kinds of personality. क्या क्या? First is socially useful. Next, ruling, getting and avoiding. ठीक है, ये 4 kinds of personality दी थी एल्फ्रेड एडलर ने अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंडर. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने हेडिंग तो रखी है आपकी पर्सनालिटी थ्योरीज, बट यहाँ पे आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स में भी काफ़ी सारे थ्योरीज आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन वॉटसन की थ्योरी किस नाम से जानते हैं? तो जॉन वॉटसन इज रिफर्ड अगेन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. तो इनकी थ्योरी थी बिहेवियर थ्योरी. ठीक है, इनकी थ्योरी आती है बिहेवियर थ्योरी अम्ब्रेला के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रॉजर्स. तो कार्ल रॉजर्स भी काफ़ी ज़्यादा अब्राहम मैस्लो से ही इंस्पायर्ड थे. तो इनकी थ्योरी भी आएगी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सेल्फ थ्योरी. ठीक है, इनकी कौन सी थ्योरी थी? इनकी थ्योरी थी सेल्फ थ्योरी. नेक्स्ट, एल्बर्ट बांडूरा की कौन सी थ्योरी आएगी? सो एल्बर्ट बांडूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, SLT, जहाँ पे उन्होंने कहा था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, राइट, ये सारी लर्निंग उन्होंने कही थी. तो इनकी भी थ्योरी आएगी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंडर, या सोशल लर्निंग थ्योरी इनका नाम है. नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी. तो अगेन साइकोएनालिटिक थ्योरी ही आएगी, जहाँ पे उन्होंने कहा था साइकोडायनामिक अप्रोचेस एंड ऑल, साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस उन्होंने दी थी. तो साइकोएनालिटिक के अंडर आता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट, जो अगेन सिगमंड फ्रॉइड का है. एंड साथ ही साथ उन्होंने कहा था डिफेंस मैकेनिज्म का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था. सो अभी हमने पढ़ा इड, ईगो, सुपर ईगो किसके नाम से जुड़ता है? तो ये रिलेटेड है सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय. तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये दिया गया था आपके एल्फ्रेड एडलर के द्वारा. ठीक है, एल्फ्रेड एडलर ने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा था. इनका मानना था एल्फ्रेड एडलर का कॉन्सेप्ट कि जो पेरेंट्स है, ठीक है, या फिर पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे. इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हर एक इंसान ना अपने कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए खुद को सुपीरियर पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है. ठीक है, यानी कि मैं बड़ा हूँ, खुद बड़े हैं, इस तरीके से पोर्ट्रे करने की का कॉन्सेप्ट का कोशिश करता है, ट्राई करता है, इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करता है. तो इसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो ये इसकी एल्फ्रेड एडलर का कॉन्सेप्ट था. नेक्स्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल. अभी हमने पढ़ा, ये दिया गया था जूलियन रॉटर के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो परसेप्शन अबाउट योर ओन लाइफ हैपनिंग्स होती है, इवेंट्स इन योर लाइफ होती है, उसको लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, अगैन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये दिया था स्किनर ने. ठीक है, ये स्किनर का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे बेसिकली इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब है, जैसे कि स्किनर की कॉन्सेप्ट इज बिहेवियर रिलेटेड, राइट. स्किनर का कॉन्सेप्ट जो है वो बिहेवियर के रिलेटेड है. अब उन्होंने कहा था कि आपकी जो बिहेवियर होती है, ओके, वो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है. यानी कि आप इन्वायरमेंट को मतलब क्या बोलूँ, इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर इन्वायरमेंटल के ऊपर आपका
बिहेवियर डिपेंडेंट होती है. सो दैट इज़ और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो यहाँ पे स्किनर ने कॉन्सेप्ट अपनी दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सबकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म की बात कौन करते हैं? तो सिगमंड फ्रॉयड ने ही सबकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ऐसा इंसान जो किसी भी मुश्किल सपोज सिचुएशन में है, ठीक है, तो उससे बाहर निकालने के लिए क्या करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं सबकॉन्शियसली, ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल. बट जब भी ये डिफेंस मैकेनिज्म वो एक्सेस मात्रा में यूज़ करने लगता है, देन वो कहीं ना कहीं साइकोटिक या फिर उस दिशा में चलने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है. तो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं जैसे रिप्रेशन, सप्रेशन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज अगेन कार्ल यूंग ने दिया था, ठीक है. कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज गिवन बाय कार्ल यूंग. अच्छा, इसको भी समझते हैं कार्ल यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कहा क्या था. सो बेसिकली ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, इसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव साइकी. कार्ल यूंग ने कहा था कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हम दूसरा नाम रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव साइकी, ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने कहा था दैट द सेगमेंट ऑफ डीपेस्ट अनकॉन्शियस माइंड इज जेनेटिकली इनहेरिटेड एंड नॉट शेप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है. तो जो भी हमारी अनकॉन्शियस माइंड होती है वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली हमारे में होती है, इनहेरिटेड होती है, मतलब पेरेंट्स से ही आ जाती है. हम वो पर्सनली एक्सपीरियंस करके शेप नहीं करते, सीखते नहीं हैं. ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि आप में कुछ ऐसी प्रवृत्ति होगी, ऐसी कुछ टेंडेंसीज होगी जो आप अपने पेरेंट्स से ही आपने इनहेरिट किया है, आपने वो सीखा या बाय एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव साइकी और कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है, जो कार्ल यूंग का ही कॉन्सेप्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. सो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट है एल्बर्ट बांडूरा की. तो यहाँ पे उन्होंने 3 फैक्टर्स के बारे में कहा था. क्या क्या उन्होंने कहा था कि जो भी हम करते हैं या फिर जो भी हम सीखते हैं वो उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे होता है, उसके इम्पैक्ट फैक्टर्स पे होता है, साथ ही साथ फैक्टर्स का इम्पैक्ट हम पे होता है. तो उन्होंने ऐसे 3 फैक्टर्स के बारे में कहा था इन अ रेसिप्रोकल वे. तो उन्होंने कहा था कि एक तो ऐसा पर्सनल फैक्टर होते हैं, पर्सन या पर्सनल फैक्टर बोल लो, एक होता है बिहेवियरल फैक्टर, एंड थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है. तो इस तरीके से ये चलते रहता है. ये होता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, यानी कि पर्सनल फैक्टर बिहेवियर और इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, अगर इन्वायरमेंटल ये भी पर्सनल पे डिपेंड होती है. ऑलराइट, यानी कि आप कैसे बिहेव करोगे ये आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड होगा, अगर इन्वायरमेंट कैसा होगा उसके ऊपर आपकी बिहेवियर डिपेंडेंट होगी. तो कहीं ना कहीं ये रेसिप्रोकल की तरह चलता रहता है. तो दैट इज़ एल्बर्ट बांडूरा का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कम्स रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ. तो सेल्फ की थ्योरी ही कार्ल रॉजर्स की है. तो रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ भी कार्ल रॉजर्स ने ही दिया था. क्या कॉन्सेप्ट है? आइडियल सेल्फ होता है आइडियल यानी कि रोल मॉडल काइंड ऑफ, राइट, जो आप बनना चाहते हो. तो ऐसा इंसान जो आप बनना चाहते हो वो है आपका आइडियल सेल्फ, एंड रियल सेल्फ है जो आप एक्चुअली में हो. ओके, सो दैट इज़ कार्ल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट. देन बर्थ ऑर्डर कॉन्सेप्ट किसका था? बर्थ ऑर्डर था अल्फ्रेड एडलर का. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है. इनमें यहाँ पे कहा था, अल्फ्रेड एडलर ने बर्थ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देते हुए कहा था कि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स का फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है, जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, उस पर पेरेंट्स का ज़्यादा अटेंशन होता है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी जो है, जो नए फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं, वो भी अभी नए नए तरीके से सीख रहे हैं. तो इन पेरेंट्स का इस बच्चे पे ज़्यादा प्यार भी होगा, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी इसी बच्चे के साथ होंगे, ठीक है, ज़्यादा ख्याल भी इसी बच्चे का रखेंगे. मतलब ख्याल इन द सेंस कि ज़्यादा अटेंशन जो होगी वो पहले बच्चे को मिलती है ज़्यादा. ओके, सो अटेंशन जो है वो फर्स्ट बॉर्न बेबी को ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स भी फर्स्ट ही टाइम बने हैं वो. तो ये बर्थ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड एडलर ने. नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्ग्रुएंस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे काउंसलिंग वाले पोर्शन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो दिया था कार्ल रॉजर्स ने. सो कार्ल रॉजर्स का मानना था कि इनकॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस होता क्या है. तो हमेशा ना कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए. दिस इज़ योर कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि
जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, जो आप बोलते हो, तीनों चीज़ों में ना एक कॉन्ग्रुएंस, एक समांतर होनी चाहिए। बट अगर तीनों चीज़ें अलग है, आप कुछ और बोलते हो, कुछ और करते हो, कुछ और सोचते हो, तो ये इनकॉन्ग्रुएंसी होगी। ठीक है, तो कोई इंसान कुछ कहता है और कुछ करता है तो वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा। बट अगर जो करता है वही कहता है, यानी कि जो बोलेगा वही करेगा, वो उसकी कॉन्ग्रुएंसी होगी। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कार्ल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटिजेंसीज ऑफ रीएनफोर्समेंट। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल रीएनफोर्समेंट की बात है, तो बिहेवियर थ्योरी में ही आएंगी, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है ये दिया था एल्फ्रेड बांडूरा ने, तो ये होगा आपका सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट, मोटिव्स ऑफ सबकॉन्शियस। अब मोटिव्स प्लस सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस की कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं साइकोएनालिटिक्स से ही आती है। फुल्ली फंक्शनिंग, अब फुल्ली फंक्शनिंग कहीं ना कहीं काउंसलिंग से जुड़ जाएगा, तो कार्ल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी होगी। ठीक है, ऐसे आप जोड़ के भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडल्स। अब मॉडल्स की बात कौन करते हैं? मॉडल यानी कि मॉडलिंग, इमिटेटिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जहाँ से हमने सीखा था। तो मॉडल होता है जिससे हम सीखते हैं, ओके, जिससे हम इमिटेट करते हैं। तो इमिटेशन का भी कॉन्सेप्ट जो दिया था वो बांडूरा ने ही दिया था। सो यहाँ पे सोशल कॉग्निटिव ही बनेगा मॉडल से। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स व्हाट। तो पर्सनैलिटी बेस्ट डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड टेम्परामेंट या फिर हिडन थॉट्स एंड इमोशंस। नाउ सी, ज़रूरी नहीं है कि पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी गुप्त भी रहती है ना, यानी कि आप हमेशा शो करते भी नहीं हो, जो कि आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक से सामने आती है, राइट? वो भी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा नोटिसेबल हो कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनैलिटी ट्राइट्स हमेशा नोटिसेबल हो, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड टेम्परामेंट। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ आप टेम्परामेंट ही, हर चीज़ आप इनहेरिटेड ही करो, हर चीज़ पेरेंट्स से मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पेरेंट्स का स्वभाव और आपका स्वभाव काफ़ी डिफरेंट हो सकती है ना। सो बायोलॉजिकली इनहेरिटेड टेम्परामेंट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो। देन हिडन थॉट एंड इमोशंस। अब हमेशा हिडन थॉट इमोशन को ही हम पर्सनैलिटी कहेंगे, ये भी सही नहीं है। पर्सनैलिटी क्या होंगी? ऑल द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, एवरीथिंग कंप्राइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, वेदर इट इज़ द पैटर्न ऑफ थिंक ऑफ योर थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, देन फीलिंग्स, आपकी इमोशंस कैसे, एंड योर एक्शंस। ठीक है, हाउ डू यू एक्ट, ऑल ऑफ दिस विल कंप्राइज द पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट। Next, according to Maslow, the psychological need that arises after all other needs have been met is the need for what? Personal control, food, water, shelter, self-actualization or safety. So according to Maslow, psychological need that arises after all the other needs have been met is known as self-actualization. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 स्टेजेस की बात वो करते हैं। तो सबसे नीचे जो आती है वो आती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल बोलो या फिजियोलॉजिकल बोलो। नेक्स्ट आती है यहाँ पे आपका आएगा फूड, वाटर, स्लीप एंड ऑल। देन कम्स आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, खाना पीना बंदोबस्त हो गया, फिर आप सेफ्टी सिक्योरिटी यानी कि घर ढूंढोगे। अब घर रहने का भी ठिकाना हो गया, अब आप फैमिली बसाओगे। ठीक है, तो इसके बाद आपकी आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर आती है आपकी सेल्फ एस्टीम नीड, यानी कि अब काम धाम भी कुछ करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे क्योंकि फैमिली रखी है। एंड लास्ट में ये सारे अगर फुलफ़िल हो गए, एक बार ये सारे फुलफ़िल हो गए, तब जाके आप सोचोगे कि मेरे जीने का मकसद क्या है यार। पैसे भी कमा लिए, प्यार भी है, सब कुछ, अब जीने का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। सो ये निचली स्तर की जो प्राइमरी नीड्स होती है उनको कहीं ना कहीं डिफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए आपको इनकी ज़रूरत है। तो पहले आप इनको फुलफ़िल करोगे, तब जाके आप ऊपर के बारे में सोचोगे। ठीक है, सो दैट इज़ योर deficiency needs. So after all the needs are met, then you will go for self actualization need. ठीक है, तो C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Carl Rogers emphasized the importance of dash in regards to healthy personality development. तो उन्होंने क्या कहा था? कलेक्टिव अनकॉन्शियस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म एंड या फिर प्राइमरी केयर गिवर। नाउ यहाँ पे ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव रहना, राइट? तो इनका कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओके,
ये ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंडर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 factors Bandura believes influence the personality affect the other two in a give and take relationship. This is known as what? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक ट्राइंगल की तरह जहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, जैसे कि पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, बिहेवियर फैक्टर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर, राइट. तो ये कहीं ना कहीं गिव एंड टेक की तरह होता है, यानी कि जैसी पर्सनैलिटी फैक्टर होगी वैसा बिहेवियर फैक्टर होगा, जैसा बिहेवियर होगा उसको इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा. अगर अगेन इन्वायरमेंट भी आपके बिहेवियर से चेंज हो सकता है, समझ रहे हो. आपका बिहेवियर इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो सकता है, अगेन इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर की वजह से चेंज हो सकता है. तो कहीं ना ये गिव एंड टेक है, रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा. ओके, सपोज अगर A बाई B है तो इसका रेसिप्रोकल B बाई A होगा, है ना. इस तरीके से काम करता है. तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ पर्सन's expectancy of how effective his or her efforts to accomplish a goal will be any particular circumstance. तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोला है. पर्सन's एक्सपेक्टेंसी यानी कि खुद की एक्सपेक्टेंसी, हाउ अफेक्ट हिज और हर एफर्ट्स यानी कि ओन एफर्ट्स है. तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ की बात करता है, सेल्फ एफिकेसी है, यानी कि मेरे जितने एफर्ट्स है, मेरा जितना भी यहाँ पे हार्डवर्क है, वो कैसा रिजल्ट लाएगा, वो मेरी सेल्फ एफिकेसी होगी. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी यहीं तक क्वेश्चंस थे. सो ऑलमोस्ट अराउंड हमने 30-35 क्वेश्चंस करे हैं. सो होपफुली यू गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे कम इन योर एग्ज़ाम. और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट से, टॉपिक से, सो यू कैन अप्रोच दैम इन अ पॉजिटिव वे. सो होपफुली समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन. और अगर कुछ भी समझ आया होगा इस वीडियो से, सो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो देन यू कैन रजिस्टर विद पेडागॉग लर्निंग ऐप. वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स के साथ साथ आपको लर्निंग मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी फॉर प्रैक्टिस पर्पस. एंड साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाय जॉइनिंग माय कोर्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होपफुली हम लोग बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ. एंड तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड वी विल सी यू सून. बाय, टेक केयर.